नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा है अच्छा ही होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जीएस के ये 50 प्रश्नों का सिलसिला जारी है। एक और अंक के साथ हम हाजिर हैं। इसमें 50 प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट डाले गए हैं। आपकी तैयारी के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है और वीडियो को स्किप ना करें, आराम से देखें। सभी क्वेश्चंस आपके लिए लाभप्रद है। अंत भला तो शब भला, किसी ने सही कहा है। और अंत में इस तरह के वीडियो जरूर देखें। चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है, ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो कहाँ पाई जाती है, ये बताना है। ब्राज़ील, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम। तो ये जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, इस पे ध्यान देना है। ब्लॉक पर्वत की ये उदाहरण है और यह जर्मनी में पाई जाती है, जर्मनी में स्थित है। ये ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। ध्यान देना है, मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। और ये किसने कहा है? प्लेटो या फिर अरस्तु, हॉब्स, रूसो। तो यह जो उल्लेखित कथन है यह किया गया है अरस्तु के द्वारा अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में। अपना पुस्तक पॉलिटिक्स में, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है पॉलिटिक्स में इन्होंने ये कथन वक्तव्य लिखा है। मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। ये पॉलिटिक्स में लिखा हुआ अरस्तु का कथन है। अरस्तु के गुरु की अगर हम चर्चा कर लें तो प्लेटो को ये गुरु मानते हैं अरस्तु, और ये खुद सिकंदर के गुरु थे। चलिए तीसरा नंबर सवाल है, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? विजयनगर की यहाँ पे चर्चा चल रही है। तो विजयनगर का सबसे पहले इसका शुरुआत कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। स्थापना कहने का मतलब है विजयनगर पहले से भी था, लेकिन विजयनगर में ये साम्राज्य की स्थापना की बात हम कर रहे हैं। तो साम्राज्य की स्थापना की अगर हम बात करें तो स्थापना कब की गई थी? 1336 ईस्वी में। और उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल चल रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो सल्तनत काल के एक महान शासकों में से था और उसी का शासन चल रहा था। उसी समय विजयनगर साम्राज्य अलग हुआ था और 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। हरिहर और बुक्का दो भाई था, हरिहर और बुक्का, ठीक है। हरिहर और बुक्का दो भाई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हरिहर और बुक्का 1336 ईस्वी में। वंश की अगर बात कर लें तो ये संगम वंश के नाम से मशहूर था। संगम वंश की स्थापना किया था। और इसकी राजधानी की अगर हम चर्चा कर लें तो राजधानी कहाँ थी? राजधानी हम्पी थी। राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। हम्पी से ही इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था। संगम वंश की स्थापना बोला जाता है। राजधानी इसकी हम्पी थी। तो ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में ये पूछ रहा है किसके द्वारा किया गया था। तो हरिहर यहाँ पे दिया हुआ है, तो हरिहर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। चौथा नंबर सवाल, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के प्रस्तुत की जानी चाहिए। देखिए आपातकाल लागू दो तीन वजहों से होता है। एक तो राष्ट्रपति शासन हो गया, एक बाहरी आक्रमण अगर करे तब आपातकाल लागू किया जा सकता है। दूसरा, जब आंतरिक विद्रोह हो, सशस्त्र विद्रोह कह सकते हैं, तो भी आपातकाल लागू किया जाएगा। तीसरा, अगर वित्तीय व्यवस्था प्रॉब्लम हो, यानी कि आर्थिक स्थिति खराब हो, वैसी स्थिति में आपातकाल, वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, वो 360 के तहत। और राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है वो 356 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। और ये जो आपातकाल भारत के अंदरूनी या फिर बाहरी विद्रोह आक्रमण कर सकते हैं, वैसी स्थिति में ये जो आपातकाल लगाया जाता है ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो तीन प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। एक 352 अनुच्छेद की बात हम कर रहे हैं, 352, एक है 356 और एक है 360। 352 जो होता है ये आंतरिक विद्रोह कह सकते हैं या सशस्त्र विद्रोह भी कह सकते हैं, या फिर बाहरी आक्रमण के मद्देनजर यह किया जाता है। जब लगे कि स्थिति को संभालना थोड़ा मुश्किल है तो वैसी स्थिति में 352 आपातकाल लगाया जाता है। 356 कहता है राष्ट्रपति शासन के बारे में, राष्ट्रपति शासन के बारे में कहता है,
जबकि 360 कहता है वित्तीय आपातकाल के बारे में। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अब थोड़ा सा चर्चा कर लें कि 352 जो है ये 3 बार भारत में लग चुका है। कितनी बार लग चुका है? 3 बार। याद रखना है 3 बार ये लग चुका है 352। 356 कईयों बार लग चुका है। बिहार में अगर हम बात कर लें तो बिहार के प्रदेश से अगर हम देखें तो बिहार में यह 8 बार लगाया गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखने हैं। 360 अभी तक नहीं लगाया गया है, अभी तक नहीं लगाया गया है, लगाया नहीं गया है, तो इसे भी आपको याद रखना है। भारत में 352 3 बार लगाया गया है आपातकाल, लेकिन वित्तीय आपातकाल 360 एक बार भी लगाया नहीं गया है। क्वेश्चन एराइज होते हैं कितनों बार परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। अब हम बात कर लें आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। जब आपातकाल लग जाता है तो ऐसी स्थिति में संसद में 1 महीने के अंदर इसे अप्रूवल करवाना चाहिए या फिर पेश करना चाहिए अनुमोदन के लिए। ये 1 माह का समय दिया जाता है और 1 माह के समय ऐसा होना चाहिए। और इस स्थिति में एक और हम बात बता देते हैं कि राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। ये एक इम्पोर्टेंट तथ्य है जो हम यहाँ पे बता देते हैं। राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। कौन कानून बना सकता है? कौन कानून बनाएगा? तो संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में राज्य सूची जो राज्य के विषय होते हैं उस पर भी कानून बनाया जा सकता है। और यह कानून कब तक प्रभाव में रहेंगे? जब आपातकाल समाप्त हो जाएंगे तो 6 माह तक यह प्रभाव में रहेंगे। इसे भी आपको नोट कर लेना है या फिर याद कर लेना है। 6 माह तक यह प्रभाव में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश पूछा जा रहा है। दोस्तों, बहुत टीचर आपने देखा होगा कि पढ़ाते पढ़ाते बकवास की तरह बकवास करते हैं, आपसे बातें करते हैं, समय लॉस करते हैं और घंटों 50 प्रश्न में आपको 2-4 घंटे या 2 घंटे 3 घंटे का समय ले लेते हैं। वैसा यहाँ पे नहीं किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपको जानकारी दी जाती है। जो भी समय यहाँ पे दिया जाता है, आपका लिया जाता है आधा घंटा, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने में उपयोग किया जाता है, ना कि बकवास करने में या फिर गप्पे हाँकने में। ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं किया जाता है। ओनली 50 क्वेश्चंस का डिटेल्स के साथ बताया जाता है। जिसका डिटेल्स उपयुक्त लगता है उसे हम बता देते हैं, जिसका नहीं लगता है उसे हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था। कौन था ये बताना है। चेरो, मित्र, पाल, कर्नाट वंश। तो यह चेरो वंश के नाम से मशहूर था, जो कि बिहार में ये शासन किया था और जनजातीय राजवंश था। ये क्वेश्चंस अगर पूछे तो इसे बता देने हैं। और यह पाल वंश के बाद आया था, पाल वंश के उपरांत आया था। तो इसे भी आपको याद रखने हैं। लगभग यह 300 वर्षों तक शासन किया था। लगभग 300 वर्षों तक यह बिहार में शासन किया था, 300 वर्षों तक। तो इसे भी आपको नोट करने हैं। 5वां देख लिए। अब 6ठा क्वेश्चन देखेंगे। तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या अगर रहे तो समभारी कहलाता है, और परमाणु संख्या अगर समान रहे तो समस्थानिक कहलाता है। ये तो आपका रट्टा मारा होगा, इसलिए इससे निम्न में कौन अमीबिक पेचिस पैदा करता है। अमीबिक प्रोटियस, एंटामीवा हिस्टोलिका, एंटामीवा जिंजिबेलिस, एंटामीवा नाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंटामीवा हिस्टोलिका होता है, जो कि यह अमीबीय पेचिस पैदा करता है। अमीबीय पेचिस कहने का मतलब है एक प्रकार का ये दस्त होता है जिसमें रक्त के साथ कफ भी आता है, ये दस्त। ठीक है, रक्त के साथ साथ कफ भी आता है। और यह कहाँ से संबंधित है? यह रोग जो होता है किस अंग से संबंधित है? ये आंत से संबंधित है और इसे डायसेंट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग को डायसेंट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस तरह के अगर प्रश्न पूछे तो आप तुरंत इसका सही जवाब दे दें। ठीक है, चलिए 8वां। बिहार के किस जिला में अंकोर वाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, ये बताना है। तो पूर्वी चंपारण इसका सही जवाब हो जाएगा। पूर्वी चंपारण में केसरिया में कह सकते हैं जानकीपुर एक जगह है जहाँ पे ये विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है।
इसके अगर ऊंचाई की बात कर लें तो 270 फीट ये ऊंचा है, 270 फीट ऊंचा है, ठीक है, 270 फीट ऊंचा है। अगर आप इसकी लंबाई की बात कर लें तो लंबाई इसका 1080 फीट ये लंबा है। 1080 फीट क्या है, ये लंबा है। जबकि अगर हम चौड़ाई की अगर चर्चा कर लें तो 580 फीट ये चौड़ा है। 580 फीट ये क्या है, चौड़ा है। तो इसे भी आपको याद रखना है। केसरिया में बनाया जा रहा है, पूर्वी चंपारण में स्थित है, जानकीपुर में, और 270 फीट ये ऊंचा ये मंदिर बनना है, और 1080 फीट लंबा और 580 फीट ये चौड़ा होगा। अंधेर करना मुहावरे का अर्थ बताना है, तो ये अन्याय करना हो जाएगा। ये आसान था, ये हिंदी का एक मुहावरा है व्याकरण का। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये सवाल ध्यान से देखने हैं। अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी तो ये 1329 में किया गया था, 1329 ईस्वी। और इस समय शासनकाल था मोहम्मद बिन तुगलक का। इसे सनकी शासक के रूप में भी जाना जाता है, सनकी या पागल बादशाह, सनकी या पागल, ठीक है, सनकी या पागल बादशाह के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। ये सल्तनत काल का सनकी या पागल बादशाह कहा जाता है। हालांकि अगर इसकी बात कर लें तो ये पढ़ने लिखने में सबसे साक्षर था, सबसे विद्वान कह सकते हैं, विद्वान ये राजा था। सभी सल्तनत काल के राजाओं में से यह सबसे विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक था। यह सनकी और पागल बादशाह इसे कहा जाता था। 2-4 निर्णय जो लिए गए इनके द्वारा वो बहुत घातक साबित हुए, हास्यास्पद साबित हुए, विवाद भी कह सकते हैं इसको। 1329 ईस्वी में यह अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया, वह भी इसमें से एक था। तो 1329 ईस्वी में जब यह राजधानी देवगिरी स्थानांतरित किया था, उसके बाद फिर से इसको दिल्ली लाना पड़ा था। तो ये एक थोड़ा सा निर्णय गलत था। देवगिरी का फिर बाद में चल के इसने दौलताबाद नाम दे दिया था, दौलताबाद का नाम दे दिया था। देवगिरी को ही दौलताबाद बोला जाता है। और यह कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ? महाराष्ट्र बताइए कहाँ? दिल्ली। यहाँ से सारा राजधानी शिफ्ट करना तो प्रॉब्लम तो था ही, और ये सक्सेस नहीं हो पाया था। 11 देखें, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? ध्यान से देखें, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, क्रीमियन युद्ध, लाइपजिग का युद्ध। देखिए ये विश्व इतिहास का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इस प्रश्न को ध्यान से समझ लें तो आप बना सकते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम है एक, ये क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। क्रीमियन युद्ध लगभग 1855 ईस्वी के आसपास हुआ था क्रीमियम में। क्रीमियन युद्ध के नाम से यह मशहूर है। इसमें क्या होता था, घायल सैनिकों की मदद करने के लिए, घायल सैनिकों की मदद करने के लिए जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम आप सुन रहे हैं, ये 42 स्त्रियों का एक समूह बनाए थे, जिसे हम लोग अभी ये नर्स के रूप में जानते हैं। 42 स्त्रियों का समूह बनाया था, ठीक है। और यह समूह का क्या काम था? ये घायल सैनिकों की मदद किया करता था। और यही कारण है कि इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हैं, इन्हें क्रीमियन युद्ध के लिए जाना जाता है। तो ये 42 स्त्रियों का एक समूह था और उसका नेतृत्व कौन कर रही थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय पूछ रहा है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत 1987 ईस्वी में की गई थी, 1987 ईस्वी में की गई थी। और विश्व खाद्य पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार भी कह सकते हैं, प्रथम पुरस्कार भी कह सकते हैं। और भारत का प्रथम व्यक्ति को मिला था, जो था डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति से संबंधित थे। हरित क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक के रूप में भारत में जाने जाते हैं, जनक के रूप में भारत में जाने जाते हैं, भारत में, ठीक है। तो ध्यान देना है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। यह कब हुआ था हरित क्रांति? हरित क्रांति हुआ था 1967-68 ईस्वी में। सर्वाधिक कौन सा फसल लाभप्रद रहा था? तो गेहूं में ये सर्वाधिक हुआ था। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन पहले भारतीय थे जिन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 ईस्वी में दिया गया था। 13 देखें, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। 1985 ईस्वी में द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी। दोस्तों थोड़ा सा मेहनत अभी अगर आप कर लें
तो आपके लिए बहुत रामबाण का काम करेगा, क्योंकि अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी अपडेट है एकदम। जितने भी आप देख रहे हैं सभी अपडेट है। ये बहाली सारी निकली हुई है और बिहार दरोगा बहुत जल्द बहाली आने वाली है, उसकी भी घोषणा हो चुकी है। और साथ ही शिक्षकों की भी बहाली आने वाली है। तो मेनली रूप से ये है कि आप तैयारी करते रहें और बहाली आएगी, और अगर आपकी तैयारी सही रहेगी तो आप एक सीट जरूर लेंगे, ठीक है। इसलिए आप ये मत सोचिए दोस्त बहाली आएगा तब हम लोग कर लेंगे, परीक्षा की तिथि आएगी तो हम लोग कर लेंगे, नहीं, तैयारी स्नेह स्नेह धीरे धीरे होते रहनी चाहिए। चलिए, ये हो गया। 14 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। कहता सेसिल्स कहाँ स्थित है? सेसिल्स कहाँ स्थित है? सेसिल्स एक द्वीप है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। सेसिल्स जो है 115 द्वीपों का एक समूह है, 115 द्वीपों का समूह है। और इसकी राजधानी की अगर हम चर्चा कर लें, राजधानी की अगर हम चर्चा कर लें तो विक्टोरिया इसकी राजधानी है, विक्टोरिया इसकी राजधानी है सेसिल्स की। 115 द्वीपों का यह समूह है, हिंद महासागर में स्थित है। चलिए, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो ध्यान देना है कि बिहार के भागों में स्थित तो 3 तो ये भाग स्थित थे, बज्जी, अंग और मगध, ये तो बिहार में ही स्थित थे। और इसमें से कह रहा है गणतंत्र, तो बज्जी गणतंत्र था उस समय। और बज्जी की राजधानी की अगर हम चर्चा कर लें तो कहाँ है बज्जी की राजधानी? याद रखें, ये वैशाली है, वैशाली। बिहार बज्जी की राजधानी कहाँ है? वैशाली है। मगध की गिरिब्रज थी और अंग का चंपा था, याद रखना है इसका भी। अंग का राजधानी कहाँ था? चंपा। जबकि अगर मगध की बात कर ले तो गिरिब्रज, जिसे हम लोग अभी के दृष्टि से राजगीर कहते हैं, मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, अंग का चंपा और बज्जी का वैशाली था। और ये महाजनपद की जो संख्या है, संख्या जो अगर हम बात कर लें तो संख्या 16 है, 16 महाजनपद। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है, अंगुत्तर निकाय से ये सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों, एक एक प्रश्न को आपको ध्यान से समझते जाना है। सबसे पहला बात अगर इस क्वेश्चन से समझने हैं तो ये जान लें कि बिहार में 3 महाजनपद थे, मगध था, बज्जी था और अंग था। तीनों की राजधानी आप समझ लें गिरिब्रज, बज्जी का वैशाली और अंग का चंपा था। अगर गणतंत्र की बात करें तो पूरे विश्व में प्रथम गणतंत्र बज्जी की राजधानी वैशाली बज्जी में था, बिहार में था। अगर पूरे ये महाजनपद की संख्या की अगर बात कर लें तो 16 महाजनपदों की संख्या है, जिसमें से 3 बिहार में है, ये भी आपको याद रखने हैं। और महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो इतने सारे आपको फैक्ट्स मिलेंगे एक क्वेश्चन में, आप सोच नहीं सकते हैं। चलिए आगे, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था? तो सबसे पहले तो आप जान लें कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। किस भाषा में दिया था? तो यह पाली भाषा में दिया गया था। और पहला जो उपदेश था यह किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से पहला उपदेश जाना जाता है। और यह 5 शिष्यों को यह उपदेश दिए थे। सबसे पहला उपदेश 5 शिष्यों को दिए थे, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, सारनाथ में दिए थे और पाली भाषा में दिए थे। चलिए आगे, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? हड़प्पा को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसकी खोज 1920-21 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा घाटी सिंधु घाटी सभ्यता के, तो इसे याद रखना है। 1921 ईस्वी मोहनजोदड़ो की भी खोज की गई थी, हड़प्पा की भी खोज की गई थी। तो कहाँ से नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है, याद रखना है, मोहनजोदड़ो से कहाँ से नर्तकी प्राप्त हुई है। चलिए, भारत में द्वैध शासन जैसे डायरकी प्रारंभ किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से, साइमन कमीशन 1928 ईस्वी से। इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 ईस्वी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। इससे द्वैध शासन लागू किया गया था। तो ये जो लागू किया गया था ये प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। प्रांतों में
लागू किया गया था। याद रखना है इस चीज़ को, प्रांतों में लागू किया गया था। इससे पहले भी द्वैध शासन लगाया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, इसे भी आपको याद रखने हैं। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन लगाया गया था 1765 ईस्वी में, जो कि 1772 ईस्वी में कौन, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स इसे कह सकते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। ठीक है, तो 72 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था, 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लगाया था। इसे भी आपको याद रखना है, ये पॉइंट जरूर याद रखें। 1919 ईस्वी में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के द्वारा ये जो द्वैध शासन भारत में लगाया गया था, ये प्रांतों में लगाया गया था, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज हम यहाँ पे जान लें, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो यह लियोनल कार्टिस को कहा जाता है। इसके जनक, द्वैध शासन के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो लियोनल कार्टिस। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखें। लियोनल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। प्रांतों में लागू जो हुआ था द्वैध शासन, वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के द्वारा, और सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में लगाया था, जिसे 1772 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। चलिए अगला देखेंगे, निम्नांकित युग्मन से किसका सुमेल नहीं है? बोमडिल्ला है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए ये ठीक है, ये जो दर्रे हैं यहाँ पे देख सकते हैं, बोमडिल्ला, नाथुला, भोरघाट, पालघाट, ये सारे दर्रे हैं। बोमडिल्ला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है, चलिए ये सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ये भी सही है। भोरघाट दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। भोरघाट दर्रा जो है ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में स्थित है भोरघाट दर्रा, और पालघाट दर्रा केरल में है। चलिए ये भी आपका सही है, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। भोरघाट ये गलत है, भोरघाट महाराष्ट्र में है। चलिए, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, पश्चिम बंगाल में। तो साम्यवादी सरकार की सबसे पहले जो स्थापना किया गया था, ये केरल में किया गया था। 1957 की बात है, 1957 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, इसे कह सकते हैं पुनर्गठन हुआ था। 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, जिसके तहत आपको पता होगा 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जिसमें से केरल भी एक राज्य बना था भाषा के आधार पर। 1957 ईस्वी में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना केरल में हुआ था। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा खड़गवासला में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। खड़गवासला में एक और चीज है, एनडीए स्थित है। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, एकेडमी कहाँ स्थित है? ये खड़गवासला में स्थित है, तो इसे भी आपको याद रखने हैं। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है, ये बताना है। एक एक चीजों को अगर आप जानकारी रख लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले एक एक करके पहले जान लें। SLV-3 लॉन्च हुआ था 1980 ईस्वी में, और तब रोहिणी नाम का जो उपग्रह था, इसे कक्षा में स्थापित किया गया था। कक्षा में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। कब की बात है ये बात है 1980 की है। रोहिणी को कक्षा में स्थापित किया गया था SLV-3 लॉन्च के द्वारा। बांग्लादेश जो बना था ये 1971 ईस्वी में बना था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 1975 ईस्वी में, इसे भी आपको याद रखने हैं। 1975 ईस्वी में 22वां राज्य के रूप में सिक्किम भारत का अंग बना था। पोखरण 1 परीक्षण जो किया गया था ये 1974 ईस्वी में किया गया था। पोखरण 1 परीक्षण जो किया गया था 1974 ईस्वी में किया गया था, और इसे स्माइल बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। इसे बोला गया था स्माइल बुद्धा, इसका कोड वर्ड था स्माइल बुद्धा। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्माइल बुद्धा किससे संबंधित है? तो पोखरण 1 परीक्षण से, और ये 1974 में हुआ था। अब प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम जान लिए। सबसे पहले कौन गठित हुआ था? तो बांग्लादेश का बनना 1971 ईस्वी में, उसके बाद पोखरण 1 परीक्षण 1974 ईस्वी में, उसके बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 1975 ईस्वी में, SLV-3 लॉन्च हुआ था 1980 ईस्वी में। तो तिथि क्रम याद रखना है।
चलिए आगे देखेंगे, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसने लिखा है? तो कल्हण ने लिखा है। इसमें किस चीज का वर्णन मिलता है? तो इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। कल्हण द्वारा जो रचित राजतरंगिणी है, इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। दुनिया का नवीनतम देश बताना है, तो दुनिया का नवीनतम देश ये दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीका महादेश से कटकर दक्षिणी सूडान गणतंत्र बना है, जो कि 2005 ईस्वी में ये अलग हुआ था और 2011 ईस्वी में इसे स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आया। ये क्या? दक्षिणी सूडान गणतंत्र 2011 ईस्वी में। चलिए आगे देखेंगे 25, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। ये बिहार से, जो कि अभी भी है, नीतीश कुमार। ठीक है, आगे देखेंगे, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में कौन सा देश है? 2002 ईस्वी में नीदरलैंड ने यह कानून बनाया था। नीदरलैंड ने यह कानून बनाया था। ठीक है, नीदरलैंड के द्वारा यह कानून बनाया गया था और इच्छा मृत्यु को दिया गया था कानून के रूप में। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किनके बीच में स्थित है? अब तो ये पाकिस्तान में है, लेकिन पहले यह भारत में हुआ करता था। तो सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में तक्षशिला है, जो कि प्राचीन भारत में कह सकते हैं, मौर्य इतिहास में भी कह सकते हैं, मौर्य काल में भी कह सकते हैं। यह शिक्षा का केंद्र हुआ करता था तक्षशिला। आगे देखेंगे, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो जाहिर सी बात है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इस लिहाज से अभी जो अध्यक्ष हैं कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान NSG संस्थान इंस्टीट्यूट। तो ये इस तरह से। चलिए, नानावती आयोग नियुक्त किया गया। नानावती आयोग 2 बार नियुक्त किया गया, ध्यान देना है। एक 1984 ईस्वी में जब सिख दंगा हुआ था। ठीक है, सिख दंगा हुआ था 1984 ईस्वी में। एक 2002 ईस्वी में जब गोधरा कांड हुआ था। गोधरा कांड, जिसमें गोधरा में जो ये रेल था उसमें आग लगा दिया गया था। तो 1984 ईस्वी में सिख दंगा और 2002 में गोधरा कांड हुआ था। तो 1984 में भी और 2002 में भी, इसका 2 आंसर होना चाहिए। ये नानावती आयोग की नियुक्ति 2 बार की गई थी, 1984 में भी और 2002 ईस्वी में आए। नानावती जो थे ये सेवानिवृत्त हो चुके ये सुप्रीम कोर्ट के क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के क्या थे? ये न्यायाधीश थे, जिनकी अध्यक्षता में नानावती आयोग की नियुक्ति की गई थी 2002 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में भी। दोनों को याद रखना। चलिए, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन देखिए। ये भी गठन किया गया था 2002 के गोधरा जो कांड हुआ था उसकी घटना की जांच करने के लिए। यूसी बनर्जी। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? ये गरुड़ जो है ये कोचीन में स्थित है। गरुड़ कहाँ स्थित है? नेवल एयर स्टेशन गरुड़ है, ये कोचीन में स्थित है। आगे देखेंगे, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड केंद्र, ये कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड केंद्र स्थित है। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। 123 समझौता इन देशों से संबंधित है। 1-2 समझौता आखिर है क्या? किन देशों से संबंधित है? तो यह संबंधित है भारत अमेरिका से संबंधित। 1-2-3 समझौता क्या है? यह परमाणु ऊर्जा अधिनियम इसे कहा जाता है। अधिनियम कहा जाता है, जो कि 1954 की धारा 1-2-3 से संबंधित है। समझ में आ गया होगा ये 1-2-3 क्या है? 1-2-3 समझौता इन देशों से संबंधित है। भारत अमेरिका तो याद रखना है। ये परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954 की धारा 123 से संबंधित है, 1-2-3 से संबंधित है। चलिए 35, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक है। गांधी इन चंपारण पुस्तक ये दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर के द्वारा लिखी पुस्तक है, जिसे लॉन्च किया गया था 2017 ईस्वी में। कब? जब चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 ईस्वी, इसका शताब्दी
शताब्दी समारोह कह सकते हैं, समारोह में, ठीक है। 100 वर्ष पूरे होने पर 2017 ईस्वी में गांधी चंपारण दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर के द्वारा लिखी पुस्तक का विमोचन हुआ था। निम्नलिखित में सबसे ऊंचा मेघ पूछ रहा है, तो ये पछाब मेघ कहलाता है, जो कि सबसे ऊंचा मेघ कहलाता है। चलिए अगला है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। देखिए एक पुस्तक है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, ये लिखी गई थी कब? ये लिखी गई थी जब सत्याग्रह आंदोलन का दौर चल रहा था, उस समय भारत के आंदोलन चल रहे थे भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। उस समय जेबी कृपलानी के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, जेबी कृपलानी के द्वारा। आगे देखेंगे पवनार आश्रम का संबंध है, तो जाहिर सी बात है पवनार आश्रम आप समझे होंगे, याद किए होंगे, विनोबा भावे से संबंधित है। और पवनार आश्रम से ही व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, ठीक है। अब पहला सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही, पहला सत्याग्रही कौन थे बताइए? पहला सत्याग्रही थे विनोबा भावे, विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? द्वितीय सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तीसरे भी बताना है, तीसरा भी पूछ दिया जाता है, तीसरा तक के याद रखना है, ये ब्रह्मदत्त थे। तो तीनों को याद रखना है। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू किया गया था ये पवनार आश्रम से ही शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत गांधी जी के द्वारा की गई थी। पहले जो सत्याग्रही बने थे ये विनोबा भावे बने थे, द्वितीय बने थे जवाहरलाल नेहरू और तृतीय बने थे ब्रह्मदत्त। और यह विनोबा भावे से संबंधित पवनार आश्रम है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर शुरुआत की बात कर लें तो ये 1940 ईस्वी में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1940 ईस्वी में। चलिए अगला नंबर सवाल है, गोल्डन धान अच्छा स्रोत है। ये विटामिन ए का है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। गोल्डन जो धान होता है उसमें विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस वायसराय ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन को इसके बारे में माना जाता है, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन को। उसके बाद आगे देखेंगे यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में पद को प्रभार को संभाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक वजह है कि 6 माह तक ही वो प्रभार में बने रह सकते हैं। 6 माह तक ये पदों को भर लेना चाहिए, पदों को भर लेना होगा, ये नियम है, ठीक है। 6 माह तक ये पद भर जाने चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। प्रभार मात्र 6 माह तक ही रहेगा। भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय ये कोचीन में है, कोचीन में स्थित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु पूछ रहा है। 60-65 नियुक्ति के 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु सीमा नहीं होती है, कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। 5 वर्षों के लिए तो मिनिमम किया जाता है, लेकिन यह भी भारत के राष्ट्रपति के कह सकते हैं इच्छा पर निर्भर है। 5 वर्ष हो या 2 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद, 6 महीना के बाद भी हटाया जा सकता है। मिनिमम एज की बात अगर न्यूनतम की बात कर लें, न्यूनतम एज की बात 35 वर्ष तो रखी गई है, लेकिन मैक्सिमम की चर्चा नहीं की गई है, तो यह भी ध्यान आपको रखने हैं। उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ था? तो सबसे पहला ऑपरेशन जो देखें पोलो ऑपरेशन, जो कि 1948 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। 1948 ईस्वी में किया गया था और हैदराबाद का जो निजाम था, हैदराबाद को निजाम जो था, निजाम को अपदस्थ करके हैदराबाद को क्या किया गया था? भारत में हैदराबाद को भारत में क्या किया गया था? विलय किया गया था, भारत में विलय किया गया था। तो आपको ये याद रखने हैं, भारत में विलय किया गया था हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 ईस्वी में। 45 का था भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो यह नाम ध्यान से देखें, राष्ट्रीय रेल है एवं परिवहन संस्थान है, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। और यह कहाँ है? बड़ोदरा में है। ये कहाँ है? बड़ोदरा में। बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में। चलिए आगे, गंधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? गंधार शैली, गंधार कला शैली जो आई है ये यूनानी है, यूनानी कला शैली से यह प्रभावित है, यूरोपीय देश है यूनान।
आगे देखेंगे लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। इसका ऑप्शंस देख लें। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, अधिकांशतः शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, भारी वर्षा वाले प्रदेश में। इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकांशतः शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय प्रदेश में या क्षेत्र में, कह सकते हैं। तो 47 का सही जवाब बी हो जाएगा। आगे देखेंगे 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने के लिए नासा के कार्यक्रम का नाम बताना है। नासा का एक कार्यक्रम है जिसमें पहली महिला को चांद पर भेजने की तैयारी की जा रही है और दूसरे पुरुष की बात कर रहे हैं, अगले पुरुष की बात किया जा रहा है। तो यह है आर्टेमिस ये कार्यक्रम है जो कि नासा का कार्यक्रम है और 2024 ईस्वी में भेजने की तैयारी चल रही है। चलिए 49, कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेवार है। उसकी स्थितियों के अनुसार ही या उसके फलस्वरूप ही ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मायने रखता है। और आज का अंतिम सवाल है 50वां नंबर सवाल, भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस इसे बोला जाता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस इसे बोला जाता है। और यह 22 फसलों पर लागू होता है, यह 22 फसलों पर लागू किया जाता है, 22 फसलों पर। तो ये भी ध्यान देना है। तो ये कौन है, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि और सहकारिता विभाग एमएसपी तय करती है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। ये 22 फसलों पर लागू किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। क्लास कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक भी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्लास आपको पसंद आया है और इसी तरह से क्लास हम लाते रहेंगे। 50 प्रश्नों का यह जीएस सेट कैसा लगा, प्रश्न कैसे थे, जरूर बताएं। धन्यवाद।